हेलो बच्चों, आपको स्वागत है जय मां शारदे मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बच्चों 20 के दांत कहानी, ठीक है, 20 के दांत कहानी के बारे में बताएंगे जो 10th क्लास के गोधुली हिंदी भाग 2 में है। ठीक है, दूसरा पार्ट है, लिखे हुए हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हुए हैं 20 के दांत। ये कहानी है, याद रखिएगा बच्चों। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। 20 मतलब क्या होता है बच्चों? 20 मतलब होता है जहरीला, और दांत तो आप जानबे करते हैं, यानी जहरीला दांत। ठीक है, देखिए तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह क्या है से नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदर घाट में हुआ। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और, ठीक है, वे जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामकाव्य पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावली शर्मा था। उनके व्यक्तिगत निर्माण में पिता के पंडित्व के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ठीक है, वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया, याद रखिए, और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर बने रहे। मृत्यु तक, यानी निधन के टाइम हो मृत्यु तक वे बने रहे इस पद पर। हिंदी विभाग के जो पद है पटना विश्वविद्यालय के, उस पद पर वे बने रहे। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। ठीक है, नलिन जी की कुछ रचनाएं हैं इस प्रकार: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास में विषय हैं प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपत्र और नकेन के 2 सदल मिश्र, ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खन्नी स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में भी आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी क्षेत्रों पर नवीनता के साथ अग्रणी लेखक थी। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संज्ञानात्मक है। ठीक है, संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुई। जो पहले के शब्द था उनको भी नया जीवन दिए। ठीक है, आप देखिए इस कहानी के बारे में देखा है जो नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हुए हैं, इस कहानी उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लिए। कहानी दिए हुए हैं, देखिए कहानी के बारे में। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। ठीक है, यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। यह कहानी गरीब से गरीब वर्गों को कितना उजागर करती है, देखिए कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है तो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद में जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच में अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षता है। यह कहानी सामाजिक भेद भाव, लिंग भेद, आक्रमण, स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। इस कहानी में देखिए, कहानी का नाम ही है क्या है?
विष के दांत। इस कहानी के नाम ही है विष के दांत, जो जहरीला दांत आप कह सकते हैं। देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। ठीक है, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल एंड जैसे कोयल घोंसले के लिए कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। एकदम काली कार है। देखिए, परीक्षा पूछा जाता है सेन साहब की कार कैसी थी, तो ऑप्शन है हरा, काला, लाल। क्या मानिएगा ऑप्शन में? तो काला। तो पढ़िएगा तो मिलेगा। देखिए, काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। कहूँ अगर कार पर कुछ लगा हुआ होगा तो क्लीनर और सोफर थे उसको तो बुरा हाल होगा ही। मेन साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। ठीक है, इतना सख्त है, इतना जो जो देखभाल करने वाले कार को है, जो खोखा खोखी कभी आ ना जाए, शक रहते हैं। ठीक है, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, एकदम अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी है लड़कियां जो 5 गो सेन साहब की बेटी। 5-5 ठहरो और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूर्त ही है। मतलब 5 गो लड़की है, 5 लड़की इस प्रकार तमीज़, ठीक है, यानी कहे अनुशासन, डिसिप्लिन, ठीक है, इस प्रकार से रहती है। अब देखिए आगे है, मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए। यह लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी और चूंकि उन्हें सिखाया गया कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मतलब 5 लड़कियों पर उस जो माता पिता को गर्व है। आगे हैं, ये ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। किसको? 5 बेटियों के बारे में कह रहे हैं। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियाँ। अब फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तोड़ नहीं सकता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, मतलब जो ऊपर जो था पूरा लड़कियों के बारे में ही था, 5 लड़कियाँ के बारे में। उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। ठीक है, सेन साहब के जो मोटर को था वो चमक कोई खतरा नहीं था, क्योंकि लड़की के देखिए उतना तोड़ फोड़ में उतना रुचि रहती है नहीं रहती है। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। ठीक है, बुढ़ापे का आंखों का तारा है, यानी बुढ़ापे का लाठी भी कह सकते हैं, यानी बुढ़ापे की लाठी होता है एकमात्र ही सहारा। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। ठीक है, मतलब खोखा तब जन्म लिए जब उम्मीद ही नहीं था कि हमको एक बच्चा भी, यानी एक बेटा भी होंगे, यानी 5 लड़की के बाद। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। ठीक है, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था। ठीक है, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो दोनों से न कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना चाहिए। तो आगे देखिए,
अब देखिए, तो सेनों का कहना था कि खोका आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी तो उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। ठीक है, यह बात है कि खोका के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों के भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। मतलब जो 5-6 आदमी बैठते हैं, सेन साहब के जो आते हैं रिलेशन सब, और बैठते हैं और आप बात होता है सर किसका लड़का आगे चलकर क्या करेगा। चलिए देखिए, तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं, यह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे, क्या कर रहे हैं आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। कह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोका 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यह इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठक पिट किया करे। तो सही बात कर रहे थे, किसी ने उसको कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन सेन साहब ने फूटा बच्चा पूछा कि देखिए अभी दिखाई उतना प्रिंट का बहुत अधिक से हुआ है, उगा नहीं है। सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोका के इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी है। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। ठीक है, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सफ़र एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का खरा लड़का था, बच्चा खड़ा था। ठीक है, बच्चा 5-6 साल का खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा 4-5 बार सोफर की ओर झपटा था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर आदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे कहकर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर है खामख्वाह मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों का देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े सहम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। अब देखिए, 5-6 साल का लड़का था और आगे देखिए, और समझाया कि ऐसा हरकत नहीं करे। देखिए, गलती किसी और का था। देखिए, अगर कोई बच्चा अगर गलती नहीं करता है, उसके बाद भी उसको डांटा जाता है, तो बहुत को लड़का सिर्फ देख रहा था तो वो देखने नहीं दिया जा रहा था। देखिए, मदन की माँ अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। शायद मुझे देखिए ना, ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वो गिर पड़ा था। ठीक है, देखिए कहे ना, ड्राइवर ने धकेल दिया था और गिर गया था, तो पैर में चोट लग गया। बच्चा है 4-5 साल का, कोमल शरीर होता है, तो खून निकल गया होगा।
लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? सेन साहब के लिए है, देखिए। ठीक उसी मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लप के सफ़र भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बेटा शादी हो गया। कासू मदन के पीछे, तो कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको सब अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। देखिए बेटा की बड़ाई कितना अच्छा से हो रहा है। वही वो लड़का देख रहा, अगर ये फोटा रहा था उस लड़का, तो देखिए। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगी देखे नहीं देखे। देखते भी तो कुछ समझ में नहीं पाते, ठीक है, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें सही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। देखिए क्या हुआ, रुक गए क्यों? उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर कर गए। ओहो, शायद देखिए अगले चक्के का हवा भी गायब है। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हुए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े आए और कुछ जगते हुए बोले, नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, ज़रा दूसरे जगह को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो। तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्कर लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफा ने बताया और पंप लाने चला गया। देखिए कार की हवा भी को निकाले, कासू ने निकाले। और ये सब देखकर उनके पिताजी क्या कर रहे हैं, शायद अभी से रुचि है इंजीनियर में। देखिए क्या होता है आगे है। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। देखिए अपने बेटे को किस प्रकार ये कह रहे हैं बात बेटे के बारे में। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो जाए, ठीक है, पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए, ठीक। देखिए सेन साहब अंदर लौटे तो ब्यारा को मदन के पिता गिरधरलाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक फोन में आउट हाउस में रहता था, आटे के जो कोने में उसमें आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधरलाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। क्या मदन के पिता को डांट कह रहे हैं? कौन? तो सेन साहब। आगे देखिए क्या है। गिरधरलाल कभी कभी जी कर देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो कि ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर के आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सराहना गूंज गया। मतलब जब मदन के पिताजी आए तो मदन को पीटे।
आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझुनकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़कों को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई कि कम वक्त खाल उधेड़ दूँ। गिरधर ने ऐसा ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेन द रॉड एंड स्पायर द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच पर मदन पर ही उतारी। कम वक्त कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है। ठीक है, अब देखिए मदन की मम्मी तो मदन की जो माँ थी वो जानती थी से मेरा बेटा कुछ किया नहीं है, और चोट ऊपर से पिटाई भी लगाए, वहाँ पर ही पिटाई और यहाँ पर भी पिटाई, और पीटने से देखिए उनके पिताजी भी बरबरा रहे हैं, डांट रहे हैं और पीट भी रहे हैं। ये सब उसकी माँ देखिए सुन रही थी। भिकमंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता फिरता है, कह रहे हैं उनके पिताजी मदन से। मदन का आर्तरुदन रुक गया था। हैसियत थी कि उसकी सिसकियों से नौकेशा नगर तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, मतलब खेलने के उस झुंड में शामिल होने के लिए एकदम मच गए दिल। अब देखिए हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इस प्रकार कह सकते हैं। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उम्मीद नहीं थी, वे खोखा को अपनी जात में लेने की फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कम मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू तैश में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह दे। उसने आओ देखा ना ताओ मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। अब देखिए वो नहीं खिलाया क्योंकि वो जानता है ये बड़े बाप का बेटा है, और मदन उसका लीडर था, उस ग्रुप का मदन लीडर था। मदन ने क्या कहा? मदन ने कहा जाओ तेरे यहाँ लड्डू है, नहीं खेलने देंगे। तो देखिए उसको तो पहले से ही खुला हुआ था, वो अपने बड़ी बहन को ही पीट देता था, नौकरों पर भी हाथ छोड़ देता, बस छोटी सी उम्र में। तो वह सोचा इस पर भी हाथ छोड़ देते हैं, कुछ तो होता नहीं था, सेन साहब तो पीटते थे नहीं। मतलब वही अपने में जो अंदर अगर किसी का बुराई हो वो नहीं दिखेगा, और बाहर को दूसरे को बुराई क्यों देखना चाहते था। अब देखिए क्या हुआ, एक गुस्सा रसीद दिया किसको? मदन को। अब देखिए तैश में आकर चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। अब तो मदन जब चोर गुंडा डाकू होने वाला है, क्या कि उनके पिता जो कहे थे, कौन? सेन साहब कहे थे, यानी कासू के पिता कहे थे। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। देखिए महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों की इतनी अक्ल कहाँ, बच्चों की इतनी अक्ल है कहाँ। देखिए जब होता है महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई तो सोचते हैं कि ये महल वाले के ही सपोर्ट करते हैं दूसरा, क्योंकि उसी के पक्ष में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो उनसे खाना पीना जितना चाहिए होता है वो सपोर्ट करेंगे क्या। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए
उन्होंने न तो अपने दुर्दमर्निय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक को लाडले की। देखिए बच्चा में किस प्रकार बुद्धि होता है, न अपने लीडर की मदद की और न ही माता पिता के लाडले की। अब देखिए हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही समते हुई तितर बितर हो गया। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता मतलब घर में घुसा, धीरे धीरे। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, क्योंकि पर डे के नियम था, मार खाता था वो। डर था तो यही कि आज मार और दिनों में, ठीक है, मार मतलब उस दिन पर डे वो लगभग कुछ दिन मान लीजिए कुछ नहीं पर खाते ही थे मार वो। तो देखिए अब उसको डर नहीं था, मार खाने का डर नहीं था, बस इतना ही था कि और तो वो जानता था कि और दिनों से ज़्यादा आज मार लगेगी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, एकदम बिना टेंशन के। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। ठीक है, उसके बाबू गरज तज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा से कोई बात पूछी कि जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका था, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस मतलब जो अपनी तनख्वाह होता है, जो मासिक वेतन जो होता है वो कितना कमाया हुआ था वो सब ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। ठीक है, अगर सज़ा के बारे में से इतना मिलेगा, सज़ा ये आज ये ऐसा मार लगेगा आने दो, तब तो वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ था। मदन चौकर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया, क्योंकि आज तो मार खाना है और दिनों से ज़्यादा। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर भी रोता भी था, मगर बहादुर के साथ, देखिए सॉरी मगर बहादुरी के साथ गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत हिंच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे शायद, देखिए ना, उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाल ले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोका के दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हंसते हैं और कहते हैं कि नौकरी से भी निकाल देगा, कोई टेंशन नहीं। अब काहे कहेंगे मालिक जी क्या। इस प्रकार से 20 के दांत कहानी हो गया है। देखिए सवाल बोध और व्यास में सवाल कुछ देख लीजिए। अगर ये सवाल का PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए सर से सवाल का PDF भी चाहिए। लेकिन आप अगर इससे अच्छा सुनिएगा तो पूरा हम सवाल कंसेप्ट ही क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, एक नंबरी सवाल जो होते हैं ये भी एक नंबरी भी क्लियर हो गया है। देखिए एक नंबरी पूछा जा सकता है से मदन किसका बेटा था, तो किसका था, गिरधरलाल का। अब देखिए खाकू किसका बेटा था, तो सेन साहब खोखा था। खोखा क्या बनना चाहता था, उनके पिताजी ने क्या उसे बनाना चाहते थे, तो खोखा जेंटलमैन बनना चाहता था। ठीक है, इंजीनियर, जेंटलमैन और इंजीनियर। अब देखिए खोखा की कितनी बहन थी, 5, और या सेन साहब की कितनी बेटी थी, तो 5। अब देखिए सब्जेक्टिव सवाल है पाठ के साथ। ठीक है, कहानी के शीर्षक की सत्यता स्पष्ट कीजिए। कहानी के बारे में आपको लिख देना है
सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने वर्णों में शब्द कीजिए। तो जानते ही हैं आप, खोखा किन मामलों में हुआ था? तो खोखा अपने जीवन और घर के मामलों में हुआ था। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखने तो और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने ऐसी शिक्षा तय की थी। तो सेन दंपति जो सेन परिवार थे वह खोखा में जेंटल ओरिजिनमेंट की संभावना देखते थे, जैसे मेरे बेटा आगे जाकर ये बनेगा, लेकिन और उसी के हिसाब से वो शिक्षा एक बढ़ई मिस्त्री से करवाई, बढ़ई मिस्त्री से शिक्षा दिवा रहे थे। ठीक है, तो ये सवाल साहब से बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मेरा यही रहेगा से 20 के दांत कहानी का पूरा एक नंबरी सवाल जो होता है ऑब्जेक्टिव वो रहेगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, ये देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है पूरा देश में। ठीक है, और हम आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को देखिए पूरा हिंदी को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट, एक नंबरी प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषयवार प्रश्न जो होता है बोध और अभ्यास, ये सब हम आपको पूरा बता रहे हैं किस प्रकार से आप बनाइएगा से। उसके बाद देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा हिंदी का आपको मिलने जा रहा है एक नंबरी ठीक है, एक नंबरी मिलेगा आपको पूरा, और सब्जेक्टिव जो होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय ये सब सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, 100% आप 80+ जितना लिखिएगा उतना उठा लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।